हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरोहीज फाइनेंशियल वर्ल्ड। आज हम आप सभी को बैंक अकाउंट्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बताएंगे। बैंक अकाउंट्स, हम सभी कभी ना कभी एक बैंक अकाउंट तो मेंटेन करते ही हैं, जिसका बेसिक पर्पस होता है कि हम अपनी अर्निंग्स को, अपने जो मनी है उसको सेफ रख सकें। तो आइए जानते हैं बैंक अकाउंट्स के और उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में। आप सभी जानते हैं बैंक अकाउंट बेसिकली चार तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट, तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और चौथा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं इनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। सेविंग्स अकाउंट बेसिकली कोई सैलरीड पर्सन या इनकम किसी का भी इंडिविजुअल अकाउंट या इस तरह के अकाउंट होते हैं जो बेसिकली सेविंग्स पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जो भी आपके पास मनी है आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। करंट अकाउंट बेसिकली होता है बिजनेस पर्पस के लिए, जिसमें आप अपने सभी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो रूट करते हैं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड मनी आती है या जो भी पेमेंट्स आपको करने होते हैं आप इस अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। इन अकाउंट्स का नेचर होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बैंक में जाके जो भी डिपॉजिट मनी है उसको निकाल सकता है, मतलब कि उसकी डिमांड कर सकता है। इसलिए इन जनरल इस तरह के सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। इनको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में जो भी डिपॉजिट का टेन्योर है वो एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग हमेशा डिसाइड किया जाता है डिपॉजिटर के द्वारा कि मैं 1 साल की रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहता हूं, मैं 5 साल की करना चाहता हूं, मैं 10 साल की करना चाहता हूं। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप एक अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे हमेशा जमा करते रहते हैं, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। और जो भी आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है उस पीरियड के बाद आपका जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उस पर जो भी आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होती है उसके साथ में वो मैच्योर होकर आपको वापस दे दिया जाता है। इसी तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, आप एक अमाउंट को, एक पर्टिकुलर धनराशि को एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं यह धनराशि या मैं यह अमाउंट जो है इतने पीरियड के लिए फिक्स करना चाहता हूं, और बैंक के नियमानुसार जो भी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक आपको उतना पे कर देता है। इसमें दो तीन तरह के फिक्स डिपॉजिट होते हैं। जैसे कोई कोई क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो मैच्योरिटी पे लेता है, कोई इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली बेसिस पे ले लेता है, कोई मतलब मंथली बेसिस पे लेता है, और कई लोग क्या करते हैं कि मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमको मिलना होता है। तो इस तरह से जो भी अकाउंट होता है चूंकि इनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है तो हम इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम सेविंग्स अकाउंट के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेविंग्स अकाउंट में आपको जो है जो भी आपकी सेविंग्स होती है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कैसे मिलता है? वह डेली बेसिस पे मिलता है। मतलब कि आज की डेट पे जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका इंटरेस्ट उस क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, और क्वार्टरली बेसिस पे बैंक्स आपको पे कर देते हैं। कुछ बैंक्स होते हैं कि वो कैलेंडर के क्वार्टर के हिसाब से करते हैं, जैसे जनवरी फाइनेंशियल के क्वार्टर के हिसाब से, जैसे कि जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। हालांकि कुछ एक बैंक्स इससे डिफर भी करते हैं, वो जनरली 3 मंथ्स का ड्यूरेशन अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स, जो भी नए प्राइवेट बैंक्स आए हैं, वो प्रिफर कभी कभी करते हैं कि वो मंथली बेसिस पे भी आपको इंटरेस्ट पे करते हैं, बट ओवरऑल इन जनरल जो है इंटरेस्ट जो है आपको वह क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है सेविंग्स अकाउंट के बारे में जो आप सभी को नहीं मालूम। बैंक में अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है तो उस पर एक कैपिंग होती है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल्स पे, यह आप बैंक जाकर इतनी बार ही मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप उससे ज्यादा करेंगे तो उस पर आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। तो उस पर कैपिंग होती है। हालांकि ये कैपिंग जो है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, यानी कि अगर आप एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू विड्रॉ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरह ये ट्रांजैक्शन जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के थ्रू किए जाते हैं वो इसमें नहीं काउंट होते हैं। आप बैंक में जाके या ब्रांच बैंकिंग के थ्रू अगर कोई विड्रॉल करते हैं तो वो इसमें काउंट किया जाता है। अच्छा, आप सभी को अपने मतलब सेविंग्स अकाउंट में इन जनरल ये रहता है कि मुझे 1000 रुपये मिनिमम
बैलेंस मेंटेन करना है या सम अमाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। बैंक्स अब क्या है, मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट उसमें हट गया है, अब एवरेज बैलेंस का कंसेप्ट आ गया है। तो किसी किसी बैंक्स में आपको मंथली बेसिस पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, किसी किसी पे क्वार्टरली बेसिस पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप एक दिन कोई भी बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं और मंथ के एक दिन में आप एक बड़ा अमाउंट क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करते हैं तो आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप एवरेज बैलेंस मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट के फीचर के हिसाब से मेंटेन करते हैं तो आपको कोई भी पिनल चार्जेस नहीं देना होगा। नेक्स्ट होता है, अगर आप अच्छा एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो बैंक्स बहुत सारे जो है आपको बहुत तरह के डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जैसे कि एटीएम चार्जेस पर डिस्काउंट ऑफर करते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी के जो रेमिटेंस चार्जेस होते हैं उस पर आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप डीडी बनवाते हैं, पे ऑर्डर बनवाते हैं, उसके जो कमीशन होता है उस पर आपको बैंक जो है डिस्काउंट कुछ ऑफर करते हैं, कुछ परसेंट में होता है ये। और साथ ही साथ कई तरह के लोन फैसिलिटीज, जो रिटेल लोन्स, मतलब व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, अदर टाइप ऑफ लोन्स जो भी होते हैं, कुछ उस तरह के अकाउंट वेरिएंट के हिसाब से आपको उस पर भी कुछ कंसेशन मिलता है। आइए चलिए देखते हैं करंट अकाउंट में क्या फीचर्स होते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली एक तरह का अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस पे जो भी डिपॉजिट आप जमा करते हैं उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। साथ ही इसमें कोई नंबर ऑफ कैपिंग ट्रांजैक्शंस की नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस में तो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। किसी के बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के, लेकिन जिस पे कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आजकल क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने कैशलेस फीचर, कैशलेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मनी जो है वो अकाउंट्स के और सिस्टम के थ्रू रूट हो, तो इसलिए वो कैश को जो है अवॉइड करती है। तो कैश को अवॉइड करने के लिए कई सारे बैंकों में कैश हैंडलिंग चार्जेस लगने लगे हैं। अभी अगर आप सर्टेन अमाउंट से ज्यादा एक अमाउंट, अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उससे ज्यादा अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे। तो उस कैश हैंडलिंग चार्जेस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उसका सबसे सीधा और सरल उपाय है कि आप एडीसी यानी कि ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, यानी कि बैंक के जो कैश रिसाइकलर्स होते हैं या कैश डिपॉजिट मशीन्स होते हैं या कैश डिपॉजिट कियोस्क होते हैं, आप उनको यूज करें। उसमें हाई वैल्यू ऑफ करेंसी अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आप ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर पाएंगे, उसमें आपको बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लगाता है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट सेविंग्स हुई आपकी। थर्ड होता है, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं कि अपना जो भी कलेक्शन है वो आज आपने करंट अकाउंट में लाके जमा किया और फिर अपने वेंडर को जिसको भी पेमेंट करना होता है वो सेम डे पेमेंट कर देते हैं। तो ओवरऑल होता क्या है इससे कि आपका जो एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग बैलेंस है वह तो सेम ही रहता है। 5,000 अगर आप मेंटेन करना है तो आप 5,000 ही मेंटेन करते हैं, और आपका जो है एक जनरल तरीके का एक अकाउंट मेंटेन होता है, जनरल करंट अकाउंट। इसको आप कैसे सुधार सकते हैं? आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पेमेंट साइकिल है उसमें आपको पेमेंट क्लोजिंग बेसिस पे जो आपने डिपॉजिट किया है उसको मेंटेन करना है और एक दिन के लिए उसको डिले कर देना है। सपोज अगर कोई पेट्रोल पंप वाला व्यक्ति है या कोई एक बिजनेसमैन है, वो आज 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, उसको आज शाम को पेमेंट करने के बजाय वो पेमेंट अगले दिन सवेरे करे, तो वो 5 लाख रुपए आज के क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। और फिर आप अगले दिन पेमेंट करेंगे तो सिमिलरली अगले दिन का जो कलेक्शन आएगा वो आप उसमें मेंटेन करिएगा, उसको अगले दिन करिएगा। तो इस तरह से होगा क्या कि आपके अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस है क्लोजिंग बेसिस पे वो बढ़ जाएगा, और आपका मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपको बैंक्स जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको अच्छे खासे जो है डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। ये फीचर्स कई लोगों को मालूम नहीं होता है और इसकी वजह से आप लोग इनडायरेक्टली अपना अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तरह को मेंटेन कर, इस तरह के अपने बैलेंस को मेंटेन करें तो आपका काफी फायदा होगा। नेक्स्ट है, बिजनेस अकाउंट्स में आप जो भी टर्नओवर है वो अगर आप अपने करंट अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे तो आपका अच्छा खासा टर्नओवर होगा, और बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ द अकाउंट बैंक्स जो है आपको कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, ओवरड्राफ्ट देते हैं, कैश क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, या अन टाइप की बिजनेस लोन्स टाइप की फैसिलिटी देते हैं। और आपका टर्नओवर जो है वो बैंक के बुक ऑफ अकाउंट्स में अच्छा दिखाता है, आपके अकाउंट को अच्छा माना जाता है, तो इसका आपको डायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। नेक्स्ट, इन दोनों अकाउंट्स के बारे में एक हाइब्रिड फीचर भी है, तो आइए मैं आपको फीचर के बारे में बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं स्वीप इन स्वीप आउट फीचर्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इसमें होता क्या है, जो भी बैलेंस आपके सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में होता है, आप जानते हैं सेविंग्स में जनरली 2.9, 2.5 या 3% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है क्वार्टरली। करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इसमें जो स्वीप इन या स्वीप आउट फीचर होता है, कट ऑफ लिमिट से ऊपर का जो भी बैलेंस होता है वह दो कंपोनेंट में चला जाता है, जो आपका सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट पे रहेगा और एक दूसरा टर्म डिपॉजिट कंपोनेंट्स में। फायदा क्या होता है इसका?
सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट डिपॉजिट में आपका जो भी पैसा पड़ा रहेगा उस पर तो आपको लो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो भी अकाउंट टर्म डिपॉजिट कंपोनेंट में चला जाएगा उसमें आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज कि आप अगर अपने करंट अकाउंट में सपोज 2 लाख रुपए मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी 2 लाख को अगर आप अपने ये स्वीप इन या स्वीप आउट फीचर उसमें इनेबल करवा लेते हैं अपने बैंक से, तो सपोज अगर बैंक ने लिमिट रखी है कि 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो किसी एक अमाउंट के मल्टीपल में टर्म डिपॉजिट, तो उसमें होगा क्या कि 50,000 रुपए आपके करंट अकाउंट में रहेगा, और बाकी का 1.5 लाख रुपए अगर 10,000 के मल्टीपल में बोलना है तो 10,000 के मल्टीपल में 1.5 लाख रुपए आपका टर्म डिपॉजिट में चला जाएगा। तो यह टर्म डिपॉजिट सेविंग्स के केस में जनरली 1 साल तक होती है, और करंट अकाउंट के केस में जनरली 6 मंथ 7 मंथ डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक होती है। तो आप इस पे हाई इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो उसी 2 लाख रुपए पे आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी यील्ड बढ़ जाएगी अकाउंट की। तो इस फैसिलिटी को आप सभी जरूर अपने अकाउंट में इनेबल कराएं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मैंने बेसिकली आपको पहले स्लाइड में बताया था कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक हाई इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। मतलब उसमें क्या है, इन जनरल जैसे हमको सेविंग्स या करंट में लो इंटरेस्ट या नील इंटरेस्ट मिलता है, इसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कभी कभी आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है आरबीआई के हिसाब से या बैंक के हिसाब से, उसमें मोटा मोटी आपको हमको लगता है 5.5 से 6% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट आपको जो है क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग होती है, या क्वार्टरली बेसिस पे ही कुछ बैंक पे करते हैं, या कुछ बैंक हाफ ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। एक चीज होता है रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, आप ये जान लीजिए कि मिनिमम पीरियड 3 मंथ्स का होता है बहुत सारे बैंक्स में। अगर आप 3 मंथ्स के पहले अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट आपका क्लोज करेंगे, सपोज कि अगर आपने पहले महीने इंस्टॉलमेंट जमा किया रिकरिंग का, दूसरे महीने किया और तीसरे महीने आपने नहीं जमा किया या आप उसको क्लोज कर देंगे, तो आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तक, या फिर डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक, आपको उसका मिनिमम पीरियड तो चलाना ही है। अच्छा, अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट इसमें मिस कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 साल की रिकरिंग डिपॉजिट चालू की है और आप जो है हर महीने आपको उसमें डिपॉजिट करना है, एक रिकरिंग डिपॉजिट का मान लीजिए आपने पहले महीने जमा किया, दूसरे महीने जमा किया, तीसरे महीने आपने मिस कर दिया, तो अगर आप मिस करेंगे तो उस पर आपको कुछ पीनल चार्जेस लगता है, और प्लस आपका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा उस पर। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है फ्रेंड्स कि आपको इमरजेंसी में कुछ ना कुछ फंड्स की जरूरत होती है, तो आपको लगता है कि मेरी रिकरिंग डिपॉजिट चल रही है तो मैं क्यों ना इसको ब्रेक कर दूं और वो पैसा मैं यूज कर लूं। लेकिन अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट लॉस होगा। अगर आपने 1 साल 2 साल या 5 साल का रिकरिंग डिपॉजिट चलाई है और ओपन की है, और आप उसको तीसरे साल में ही ब्रेक कर देंगे, तो आपको केवल जो 3 साल का एप्लीकेबल इंटरेस्ट होगा उसमें से पीनल अमाउंट घटा के ही, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप उस पर ओवरड्राफ्ट या लोन की सुविधा ले सकते हैं, जो कि इन जनरल 1%, आधा परसेंट डिपॉजिट, जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो आपको प्री मैच्योर वाली फैसिलिटी भी, आपकी रिकरिंग डिपॉजिट भी चालू रहेगी, और जब कभी भी आपके पास पैसा आएगा तो आप इस ओवरड्राफ्ट को या इस लोन अगेंस्ट डिपॉजिट को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट में एक नया फीचर आया है, फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट का। कई सारे बैंक्स इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट का क्या बेनिफिट होता है, आप जानते हैं ना, रिकरिंग डिपॉजिट में एक कोर कंपोनेंट होता है, मतलब कि आपको एक इंस्टॉलमेंट हर महीने, जो भी आपने पीरियड फिक्स किया होगा, 1 साल का किया है और 10,000 है, तो आपको 10,000 रुपए हर महीने जमा करते जाना है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक नया फीचर आया है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है लोगों में, या इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, वो है फ्लेक्सिबल कंपोनेंट का। जैसे कोर कंपोनेंट में क्या होता है कि आपको मैंडेटरी होता है हर मंथ में इंस्टॉलमेंट जमा करना रिकरिंग डिपॉजिट का। फ्लेक्सिबल कंपोनेंट में क्या होता है, कोर कंपोनेंट तो आपका चलेगा ही चलेगा, इसके साथ में फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी चलेगा। जो आपका कोर कंपोनेंट है उसके कुछ मल्टीपल के टाइम्स में आप कितना भी अमाउंट चाहें तो जमा कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो उसमें फायदा क्या होता है आपको, फायदा ये होता है कि आप जैसे अगर मान लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप 10 ईयर्स की ओपन कर रहे हैं, और आज मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, अब आप मान लीजिए आज से 5 साल बाद आपके पास 10 टाइम्स अगर आपको जमा कर सकते हैं तो 1 लाख रुपए आपके पास आए। आप सोचेंगे कि मैं इसकी एफडीआर करूं, लेकिन होगा क्या कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट आपने 8% पे ओपन किया है, तो आप उसको फ्लेक्सिबल कंपोनेंट में डाल देंगे वो 1 लाख रुपए, तो आपको वही 8% मिलेगा इसमें। अच्छा, यह ऑप्शनल होता है टोटली, अगर आप नहीं डालेंगे तो इस पर आपको कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा। तो यह एक इंटरेस्टिंग फीचर है फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट का। कई अलग अलग बैंकों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये फीचर आप यूज करेंगे तो आपको जो है डिपॉजिट्स पे अच्छा खासा इनकम या अच्छी खासी इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट हम टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स यानी कि एफडीआर के बारे में।
एफडीआर जनरली 7 to 10 ईयर्स का होता है, 7 to 10 ईयर्स। इस पीरियड के बीच ही हम एफडीआर ओपन कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, हाई इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट्स होता है डिपॉजिट पे। अच्छा, आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडिंग होता है, आप क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट होता है या हाफ ईयरली बेसिस पे होता है डिपॉजिटर्स के अकाउंट में। इन जनरल ये ट्रेडिशनल वाला है जो मतलब कि ऑन मैच्योरिटी हम लेते हैं। कुछ कुछ कस्टमर्स हालांकि मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अपना इंटरेस्ट वापस ले लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा आप सभी से कि आप प्रेफर कीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पे पेबल हो इंस्टेड ऑफ मंथली बेसिस पे, क्योंकि मंथली बेसिस पे जो इंटरेस्ट होता है वो डिस्काउंटिंग की वजह से थोड़ा कम मिलता है आपको। अच्छा, ओवरड्राफ्ट और लोन की सुविधा जैसे मैंने आपको आरडी अकाउंट में बताई, वो आप एफडीआर में भी ले सकते हैं। इसमें कोई आपको पिनल चार्जेस भी नहीं लगेगा, आपका कोई जो है इंटरेस्ट अगर मान लीजिए घट गया है तो आप वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अच्छा, एक नया फीचर आया था नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स का। उसमें क्या होता है कि अभी एक लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे मान लीजिए उसमें बैंक्स क्या करते हैं कि अगर आप विड्रॉल नहीं करेंगे या लॉक इन नहीं करेंगे, प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन उसमें नहीं अवेलेबल होता है, तो उसमें बैंक आपको कुछ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कार्ड रेट से। तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कई सारे एफडीआर्स हैं या कई सारे अमाउंट्स हैं, तो कुछ पोर्शन अपना कॉलेबल डिपॉजिट्स में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है एफडीआर लॉक इन में भी रहेगी, 1 2 साल 3 साल जो भी है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो भी डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं उसमें आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, उसमें आप 15G और 15H जरूर टाइमली जमा करिए। इससे क्या होगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में प्रेफर करना चाहिए जमा करने के लिए। इससे आपका टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा और आपकी जो यील्ड है या इंटरेस्ट इनकम है वो मेंटेन रहेगी। और डिपॉजिट जो है मैक्सिमम कैपिंग जो होता है उसके हिसाब से आप बनाइए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। इससे कभी कभी क्या होता है, बैंक्स के स्लैब होते हैं कि अप टू 1 करोड़ से अप टू 2 करोड़ तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होते हैं, 2 करोड़ से 10 करोड़ के अलग होते हैं। तो उसमें स्लैब होता है ईयर पीरियड वाइज, और तो आप अपना अमाउंट उसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा खासा फंड है और आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ से 10 करोड़ के स्लैब में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, तो आप उस स्लैब में बनाइए, आप उसमें मल्टीपल में बनाइए। अगर आप देखते हैं कि अप टू 2 करोड़ वाले स्लैब में अमाउंट अच्छा है, तो आप उस डिपॉजिट उसके मल्टीपल्स में बनाइए, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं करिए, स्प्लिटिंग नहीं करिए है। आप उस स्लैब के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डिपॉजिट अकाउंट। इसके आप सभी को मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट कर रहा है आप सभी से कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।